नमस्कार। जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिनों तक अफसरशाही की क्लास ली। पहले दिन कलेक्टर्स की मौजूदगी में सख्त समीक्षा, तो दूसरे दिन एसपी और आईएफएस अधिकारियों संग गहन मंथन। 18 घंटे से ज्यादा तक चला यह मैराथन मंथन। कभी डांट, कभी चेतावनी, तो कभी शाबाशी। प्रशासनिक कसावट का यह मंजर देखने लायक था, लेकिन सियासी माहौल में उठे तूफान ने इसे और दिलचस्प बना दिया। जहां सरकार सख्ती और सिस्टम पर पकड़ दिखा रही थी, वहीं कांग्रेस इस कॉन्फ्रेंस पर सवालों की बौछार कर रही थी। पहले यह खास रिपोर्ट देखिए, फिर बढ़ते हैं चर्चा की ओर। छत्तीसगढ़ में सुशासन की कसौटी पर 12 और 13 अक्टूबर के दिन बेहद अहम रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिनों तक कलेक्टर और एसपी से जिले दर जिले रिपोर्ट कार्ड मांगा, योजना को जन जन तक पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए और पिछले कॉन्फ्रेंस में दिए आदेशों की हकीकत भी परखी। इस बार कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में आईएफएस अधिकारियों की मौजूदगी ने बैठक को और प्रभावी बना दिया। बैठक की मुख्य बातें क्या रही, समझिए। छत्तीसगढ़ में 2 दिन तक कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस। बैठकों में मौजूद रहे सभी अधिकारी। 15 नवंबर से पहले धान खरीदी की तैयारी करने के मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को दिए अहम निर्देश। मुफ्त बिजली बिल पर फोकस, स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा, बेहतर शिक्षा के लिए भी दिए निर्देश। कलेक्टर्स को जनहित में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। एसपी आईजी की बैठक में छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर समीक्षा के साथ अहम निर्देश दिए। नशीली दवाइयों की सप्लाई, साइबर अपराध और यातायात के लिए खास ध्यान रखने की दी हिदायत। कई जिलों में अपराध को लेकर नाराजगी दिखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिखाए सख्त तेवर। चंगाई सभा और धर्मांतरण पर रोक लगाने कड़े निर्देश। सभी एसपी को चौकस रहने की दी हिदायत। पहली बार वन अधिकारियों को भी कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया। वनोपज को लेकर हुई चर्चा। इस मैराथन बैठक पर सियासत की भी निगाहें टिकी रही। कांग्रेस ने बैठक को लेकर सीधा वार किया और कहा, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, सरकार में इतना साहस नहीं कि सुशासन पर ईमानदारी से चर्चा कर सके। तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। कल अगर तीसरे दिन अगर विष्णु के सुशासन पे अगर चर्चा होती तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री और सरकार में साहस नहीं है कि अपने सुशासन पे वो चर्चा कर ले। मतलब सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय रहा नहीं। 3 दिन का है, वो 2 दिन में सीमा किया। मतलब साल भर में 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज जब विष्णु का सुशासन है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही है, तो उसमें भी भूपेश बघेल जी को यदि दर्द है तो ये दर्द अच्छा है। 2 दिनों की ये मैराथन बैठक सिर्फ अफसरशाही की परीक्षा नहीं, इसे सरकार के इरादों की झलक की तरह भी देखा गया। अधिकारियों को सख्त चेतावनी, ठोस निर्देश और नतीजों पर फोकस करने को कहा। तो वहीं सियासी हलकों में उठी गर्मी बताती है कि प्रशासनिक समीक्षा हो या सुशासन का एजेंडा, छत्तीसगढ़ में हर कदम पर राजनीति की नजर जरूर है। अब देखना होगा कि बैठकों में हुआ मंथन जमीनी हकीकत में कितना बदलाव लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो देखिए, 2 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चली, जिसमें पहले दिन कलेक्टर्स और संभाग कमिश्नर शामिल थे। अब दूसरा दिन जैसे ही आप आते हैं तो बात लॉ एंड ऑर्डर पर हुई, बात पुलिसिया कानून पर हुई और बात हुई वन विभाग पर। जी हाँ, डीएफओ भी शामिल किए गए थे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं और आपको ये भी जरूर हम बताएंगे कि ये 2 दिवसीय बैठक से क्या कुछ निचोड़ निकलकर सामने आया। 2 खास मेहमानों को आपके साथ चर्चा के लिए जोड़ते हैं। रवि ग्वालाने जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं प्रवीण जी आपसे। ये 2 दिवसीय बैठक में कितना प्रशासनिक कसावट आप लोग देखे, और 2 टूक जो हमने बीते दिन भी देखा, आज भी देखा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 जिलों के एसपी पर नाराजगी भी जताई, यानी स्पष्ट संदेश है। पर आपसे जानना चाहते हैं किस तरह से ये 2 दिनों का आकलन किया है आप लोगों ने। जी आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। आदरणीय हमारे साथी आदरणीय रवि भैया, विवेक जी आपको नमस्कार। देखिए, निश्चित रूप से जो 2 दिवसीय बैठक थी, ये प्रदेश के चिंता के लिए महत्वपूर्ण बैठक थी
और आप देखेंगे जब कांग्रेस कभी भी सत्ता में थी, इस प्रकार की बैठक कभी नहीं हुई, क्योंकि इनका ध्यान केवल और केवल भ्रष्टाचार करने के लिए, अत्याचार करने के लिए था। इस प्रदेश की चिंता में कभी उन्होंने कहीं ध्यान नहीं दिया। आज विष्णुदेव जी का सुशासन है और देखिए इतनी गंभीर चिंता कि लगभग सभी विभाग के जो बड़े प्रमुख अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की गई। तो अगर आपने बताया कि पहले दिन कलेक्टर विभाग के अध्यक्ष थे, दूसरे दिन का अगर हम बात करें तो जी एक बात जरूर मैं देखिए, फिर तो सिलसिला चल ही पड़ेगा। आप रवि जी की पार्टी के विरोध में बोलेंगे ही, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि 2 दिन, ये जो 18 घंटे हैं, ये बीता दिन जिसमें तमाम कलेक्टर्स और संभाग कमिश्नर शामिल होते हैं, आज के दिन पुलिस व्यवस्था पर पूरी चर्चा हुई, वन विभाग पर चर्चा हुई, डीएफओ शामिल हुए, ये 2 दिन भी जरूर हमें बताइए, फिर तो कारवां चल पड़ेगा। जी, गंभीर बैठक कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को दिखाती है कि धरातल पर सरकारी नीतियों का सही क्रियान्वयन हो। अगर हम कहें तो देखिए ये अवसरशाही के माध्यम से लगातार अगर हम कहें तो अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन इनके माध्यम से होता है। तो देखिए जनता के हित में काम हो, अच्छी योजनाएं धरातल पर पहुंचे, इसलिए गंभीरता पूर्वक सरकार ने बैठक ली। और देखिए जिसकी जहां पर प्रशंसा करने की प्रशंसा भी की गई, और जिस प्रकार आपने बताया कि 3 बड़े पुलिस अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की गई, तो निश्चित रूप से सभी जो कहे तो सभी वर्गों का समावेश इस कहीं ना कहीं बैठक में देखने को मिला। इनकी मंशा कितनी है प्रदेश की चिंता करने देखिए। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय कि देखिए कहीं विषय को गंभीरता को स्वीकार किया कि कहीं पर हो सकता है कि कमी हो, जो कमी को भी स्वीकार किया ताकि हम कमी को स्वीकार करके सुधार करके जनता के हित में काम करें, तभी तो अधिकारियों को राज्य सरकार पटाएगी। इनकी तरह के नहीं जहां केवल कहीं ढकोसलेबाजी होती थी। देखिए वर्तमान में यदि कुछ कमी हो तो उसको भी हम स्वीकार करके बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ताकि। लेकिन देखिए मैं फिर से आता हूं, देखिए इनके कार्यकाल में कोई काम होता ही नहीं था, केवल भ्रष्टाचार होते थे। इसलिए जो पार्टी पहले 71 सीट लगाई थी वो 35 तक क्रॉस नहीं कर पाई। रही बात देखिए हमारे में, तो देखिए जब से हमारी सरकार बनी है जनता के तो सारे लगातार हम काम कर रहे हैं। चाहे धान की 31 रुपए की हम बात करें, प्रत्येक महीने अगर महिलाओं की हम बात करें तो पात्र महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छी योजनाएं, तो इन योजनाओं का सतत रूप से क्रियान्वयन हो, आम जनता को लाभ मिले, और जितनी अगर आम जनता की कोई समस्या भी हो तो उसका भी हम निवारण करें। ऐसा नहीं कहता कि कोई समस्या नहीं होगी, यदि कोई समस्या हो रही है तो जो अधिकारी जो जनता के बीच रहते हैं उस अधिकारी जो है उस समस्या का निदान भी करे। इस विषय के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर दिशा निर्देश दिए। बहुत बेहतर आपने अपना पक्ष रखा, अपनी पार्टी का, अपने सरकार का। रवि जी, बात हमारी शुरुआत हुई तो प्रवीण जी ने कहा कि ऐसी किसी बैठक करने की जरूरत कांग्रेस को उस समय थी नहीं, क्योंकि आपका ध्यान सरकार चलाने में दूसरी ओर था। तो क्या ये भी बता दीजिए, आपके समय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस इस तरह से हुई थी क्या? प्रवीण जी का पुरानी जानकारी नहीं है या शायद इन्हें याद नहीं आ रहा है मेमोरी। पहली ऐसी मीटिंग भूपेश बघेल साहब कर चुके हैं, ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की मीटिंग जी। लेकिन इस मीटिंग की खासियत अलग है। विवेक जी, 2 साल तक वर्तमान सरकार को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस याद नहीं है। 2 साल तक कांग्रेस पार्टी कहती रही कि रेत का अवैध खनन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता सब डिफेंड करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, विष्णुदेव साय जी की सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन आज इस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि अवैध खनन हो रहा है और उसके ऊपर लगाम लगाई जानी चाहिए। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि सारे कलेक्टर को निर्देश दिए सुबह 7 बजे उठ करके नगरीय निकाय और वार्डों में घूमने। 25 साल के इतिहास में विवेक जी, 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ऐसा आदेश उन्होंने कभी नहीं दिया जो अभी की सरकार ने दिया है। इसका मतलब साफ है कि जोन कमिश्नर, नगर निगम के कमिश्नर या नगर पालिका के जितने अधिकारी हैं वो लोग कोई भी काम नहीं करते। इनके जितने महापौर जीत करके आए हैं वहां पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि आप वार्ड में जाइए। आप मुझे बताइए, क्या वार्ड स्तर की निगरानी का काम अगर कलेक्टर करेगा एक एक चीजों का, तो जो कलेक्टर के काम होते हैं वो कौन करेगा? आप समझिए, विफलता को बचाने के लिए, अपनी कमियों को ढकने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों को आदेश दे दिया है कि आप जाकर के जोन कमिश्नर के जैसे काम करिए। आप मुझे बताइए, क्या मैं इस निर्णय पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं करूं? तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा धान के ऊपर।
ये पुराना धान भी अभी तक से पूरी तरीके से उठा नहीं है और धान सड़ रहा है। और जो धान उठ करके राइस मिलरों ने लिया, उन राइस मिलरों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। आप जा करके राइस मिलरों से पूछे विवेक जी, वो बताएंगे आपको कि एक किसी का 6 महीने का बकाया है, किसी का 8 महीने का बकाया है। सरकार पैसे नहीं दे पा रही है, सरकार पूरी तरीके से विफल है। वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि जनता के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सख्त है, वो जनता की कोताही को बरतेंगे नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो इसके विपरीत है। मैं यही कहना चाहूंगा कि 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि जनता जो है वो उनसे धीरे धीरे दूर होती जा रही है। तो जनता को कैसे वापस रिझाया जाए, कैसे बताया जाए कि हम काम कर रहे हैं, ये सब उसकी कवायद है। एक्चुअल स्थिति में कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा प्रवीण जी, रवि जी साहब ये कह रहे हैं कि एक्चुअल स्थिति में काम पूरी तरह से धराशायी है, सिर्फ दिखाने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को जो कार्य देने चाहिए थे वो कार्य नहीं दिए गए। देखिए, कांग्रेस के कहीं तो कांग्रेस की आंखों पर कहीं ना कहीं पट्टी बंधी हुई है, इसलिए इस प्रदेश के विकास को नहीं देख पा रहे हैं। और ये बात देखिए, जो कलेक्टर को कहा गया है कि 7 बजे आप दौरा करिए, तो भाई कलेक्टर हो या कोई बड़ा अधिकारी क्यों हो, भाई वो जनता के सेवक है। इस जनता की सेवा के लिए यदि 7 बजे उठ रहे हैं तो उसको आपत्ति किस बात की है? भाई जननेता भी जाते हैं, तो यदि अगर हम कहें अफसर जा रहे हैं तो आपत्ति किस बात की? आप नहीं चाहते कहीं कि जनता की इसका कहीं ना कहीं समस्या की समाधान हो। अगर आप देखेंगे तो धरातल पर 7 बजे ही बहुत सारी समस्या रहती है, कई लोग के घर पे पानी नहीं पहुंचता, साफ सफाई नहीं होती। तो यदि उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए अगर जिला का अध्यक्ष जिलाधीश जो अगर जा रहा है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा संदेश देगा। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है कि अफसरशाही काम करे। वो ये अफसरशाही को केवल कहीं अपने जैसे चल भ्रष्टाचार करवाने का माध्यम समझते थे। भाजपा की सरकार है, अफसरों के माध्यम से जनता के हित में हम काम कर रहे हैं, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। और रही बात, देखिए एक किसानों की हम बात कर रहे थे, आपने अपने कार्यकाल में कहा था कि बकाया 2 साल का बोनस देंगे, 5 साल का बकाया बोनस नहीं दे पाए। हमने कहा था कि देश से सत्ता आएगी, हम 13 दिसंबर को जो है घोषणा की थी कि हमने कुछ दिन के भीतर जो है हम 2 साल का बोनस देंगे। हमने बकाया 2 साल का बोनस दे दिया। आप दे पाए थे क्या? नहीं दे पाए थे। किसानों की हम बात करें तो देखिए, टोकन के माध्यम से आज उनकी धान खरीदारी की व्यवस्था की गई, पिछले साल भी की गई थी, इस साल भी की जाएगी। तो किसानों के हित में बहुत सारे काम हमने किए। ये तो किसानों के नाम पर केवल वोट ले गए थे। यह बताइए, जो कांग्रेस पार्टी कहते थे कि भाई 2500-2600 देंगे, ये जो अंतर की राशि को 4 किस्तों में देने का वादा करते थे, चौथा किस्त कभी पूरा नहीं दे पाए थे, इसलिए जनता ने इनको सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंक दिया। आज जनता के खाते में एमएसपी की राशि सीधा एक मुश्त इनके पास पहुंच रही है, इसलिए जनता बहुत खुश है। और यही मूलभूत अंतर कांग्रेस और भाजपा में कि भाजपा धरातल पर काम कर रही है। आदरणीय विवेक जी, देखिए आपके महत्वपूर्ण चैनल पर एक महत्वपूर्ण चीज बार बार मैं कह रहा हूं कि यदि कोई समस्या है तो समस्या को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भाई ये समस्या है, और उसके निराकरण के लिए कलेक्टर तक को जमीन पर जाना पड़ रहा है। इनकी तरह के नहीं कि हम आंख पर पट्टी बांध कर कह रहे कि कोई समस्या नहीं, समस्या है तो सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है कि उसका समाधान करे। तो देखिए, ये बहुत अच्छा विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 घंटे जो महत्वपूर्ण चिंतन और मनन किया। तो देखिए, इसमें अगर पहली बार आप देखें तो पहली बार जो है IAS अधिकारी को भी सम्मिलित किया गया। एक जो महत्वपूर्ण बात ये उठी है कि जो चंगाई सभा के माध्यम से धर्मांतरण किया जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे जिलों के एसपी को साफ निर्देश दिए हैं कि इस तरह का धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यानी कि धर्मांतरण की स्थिति अभी भी ज्वलंत बनी हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, जो मिशनरी है जिनके कहने की मंशा खतरनाक है, ऐसे लोग अपना काम कर रहे हैं, तो सरकार इनके गलत तरीके से मतांतरण धर्मांतरण पर रोक लगा रही है। देखिए, धर्म एक बहुत निजी विषय है। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म को अपनाता है तो उस पर कोई पाबंदी कोई नहीं लगा सकता, सरकार का इस पर रोक नहीं है। लेकिन यदि कोई प्रलोभन देकर अगर प्रकार से धर्मांतरण करता है तो निश्चित रूप से सरकार को यह बिल्कुल दायित्व है कि ऐसी चीजों को रोके। और देखिए, केवल हमारे विषय में नहीं, इनके कार्यकाल की हम बात बता दूं तो सुकमा के एसपी ने बस्तर के कमिश्नर ने चिट्ठी लिखा था कि इनके कार्यकाल में धर्मांतरण इतना बढ़ रहा है कि आपसे समन्वय कहीं ना कहीं बिगड़कर विद्वेष की भावना फैल रही है। और ये मेरे बात नहीं है, सुकमा के एसपी बस्तर के कमिश्नर ने इनके कार्यकाल में बकायदा चिट्ठी लिखकर कहा था। तो देखिए, वर्तमान में अगर कुछ समस्या है तो सरकार ने कहा देखिए इस समस्या को हमको कहीं ना कहीं निदान करना पड़ेगा, और ये वैश्विक समस्या है। रवि जी, धर्मांतरण की जब भी बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी कमोबेश ये कहती है कि भूपेश बघेल सरकार में व्यापक स्तर पर धर्मांतरण हुआ था,
वो कहते कि अब धर्मांतरण अगर पकड़ाया जा रहा है तो उसके पीछे बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि भूपेश बघेल जी की सरकार में धर्मांतरण बहुत हुआ था, तो अभी तो इनकी सरकार है, एक एक आदमी के खिलाफ FIR करे, जिसने धर्मांतरण गलत किया उन सबको अरेस्ट करे, जेल में डाले। पांडे जी, किसने बताया उनको? 2 साल से इनकी सरकार है, आज भी धर्मांतरण के मुद्दे रोज निकल करके आ रहे हैं और उससे बीजेपी राजनीति कर रही है कि गलत धर्मांतरण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाई क्यों होने दे रहे हो? आपकी सरकार है, आप एक्शन लीजिए ना। और अभी भी आप लोग बातें कर रहे हो सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अरे कौन पालन करेगा सख्ती से? सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, सारे के सारे प्रशासन का कंट्रोल आप लोग का है। काम करिए ना। अगर आपको लगता है गलत धर्मांतरण हो रहा है, सख्त कानून लाया जाना चाहिए, लेकर के आइए ना। आप लोग सिर्फ राजनीति क्यों कर रहे हैं? कौन रोक रहा है? ये बात मैं प्रवीण जी से पूछूंगा। धान खरीदी को लेकर प्रवीण जी ये कह रहे हैं कि जो वादा कांग्रेस नहीं कर पाई थी, हम उससे आगे बढ़कर जो बात कहे उसे पूरा करके दिखा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वो हर चीज का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ देती है कि कांग्रेस ने ये नहीं किया। मुझे आप एक बात बताइए, ये लोग तो MSP के ऊपर जाते नहीं थे। जब इनकी सरकार थी 2018 में, तो ये लोग बोले थे हम बोनस देंगे, लेकिन तो इनकी डबल इंजन की सरकार इनको बोनस देने नहीं थी। और MSP के ऊपर हमने कहा कि हम धान खरीदी करेंगे, हमने वादा पूरा किया। 2500 रुपए की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की, उसको देखा देखी इन लोगों ने कहा कि हम 3100 रुपए में खरीदेंगे। अगर आज किसान को ये लोग 3100 रुपए दे पा रहे हैं तो पांडे जी, उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगा राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब को और हमारे सारे प्रदेश के नेता दीपक बैज जी, सबको देना चाहूंगा मैं। क्योंकि उन्हीं लोगों के कारण ये हो पाया कि आज भारतीय जनता पार्टी 3100 रुपए की बात कर रही है। नहीं तो ये लोग तो बोनस नहीं दे पाए थे अपने सरकार के। आप सोचिए 2013 से 18 उस समय का वादा ये लोग अभी आकर के पूरा कर रहे हैं और अपना सीना ठोक रहे हैं कि देखिए वादा कर दिया हमने पूरा। अरे कब वादा कीजिए, कब पूरा कर रहे हो? क्या उसके तारीख पे निर्देश होंगे? क्या उन सब चीजों के चीजों को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा? कांग्रेस पार्टी किसानों के बारे में सोची। ठीक है, जब 2018 में हमको सरकार मिली थी तो 11 चलिए इसी पर सवाल ले लेते हैं, क्योंकि प्रवीण जी का ये सवाल था कांग्रेस पार्टी से। प्रवीण जी, अगर भूपेश बघेल सरकार में व्यापक स्तर पर धर्मांतरण हुआ है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। रवि जी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन स्पष्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, सिर्फ बयान देकर नहीं हटना है। देखिए आदरणीय विवेक जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, लेकिन आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री ने ऐसे जिलों के, संवेदनशील जिलों के SP को कहीं ना कहीं फटकार लगाई है कि इस वक्त काम होना चाहिए। आप रवि जी मुझे बता दीजिए कि आपके कार्यकाल में भूपेश बघेल जी ने किस SP को कहा कि भाई धर्मांतरण रोकने के लिए काम किया जाना चाहिए? एक SP को निर्देश नहीं दिया गया। यहाँ जब इतनी बड़ी बैठक होती है तो खुले तौर पर जिस प्रकार हम चिंता कर रहे हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 टूक कहा कि भाई धर्मांतरण पर रोक लगाना चाहिए और ऐसे जिले जहां पर संवेदनशीलता है वहां के SP को कहा कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के लिए कहा। यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। देखिए हमारे भाजपा किसी हम कहते थे और कहीं ना कहीं और किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए रवि जी कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं। इस पर भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देते हैं, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने किसानों के लिए ये बेहतर निर्णय लिए। देखिए ये निर्णय तो निश्चित रूप से आप जाकर पूछे तो किसान को पूछिए। जब कांग्रेस के कार्यकाल की हम बात करें तो लगभग 15 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदारी होती थी, आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदारी हो रही है। किसके कार्यकाल में? भाजपा के कार्यकाल में।
अगर हम बात करें जो इनके कार्यकाल में रकबा और गिरदावरी की कटौती कर दी थी, जिसके माध्यम से धान अधिक ना बेच पाए, आज ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। आदरणीय विवेक जी, आप बहुत गंभीर पत्रकार है, आपको मालूम है कि इनके कार्यकाल में बारदाने की कमी होती थी ताकि धान को इकट्ठा करके बेचा जा सके। वर्तमान में ऐसी कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए सारे किसान खुशहाल है। और देखिए, फिर भी आपके गंभीर चैनल पर मैं स्वीकार करता हूँ, यदि कुछ कमजोरी होती है तो हमारी सरकार उस कमजोरी को स्वीकार करके अधिकारी को दो टूक निर्देश देती है कि समस्या यदि कोई है तो उसको सुलझाएं। लॉ एंड ऑर्डर पर काफी चर्चा आज हुई है, तमाम दिशा निर्देश भी हम लोग बिंदुवार फ्लैश भी हो रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। प्रदेश की अभी कानून व्यवस्था कैसी है, इस पर क्या राय आपकी रहेगी? क्योंकि अभी जैसे ही मैं रवि जी से पूछूंगा तो उनका जवाब आपसे इतर होगा, पर सीधी बात ये कि राजधानी रायपुर हो या हमारे प्रदेश का जो दूसरा सबसे बड़ा जिला बिलासपुर हो या फिर दूर सुदूर क्षेत्र में हमारे जो बस्तर अंचल है, यहाँ पर सब कुछ दुरुस्त है, अभी लॉ एंड ऑर्डर एकदम बढ़िया है? विवेक जी, बहुत गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर मैं दूंगा भारत माता की जय कहकर। इसलिए भारत माता की जय कहा क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में सुपेला में जब एक सिख युवक भारत माता की जय कहता था, कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। तब तत्कालीन सीएम जो है भूपेश बघेल जी संवेदना के दो शब्द नहीं कहते थे। अगर बात करें तो यही मूलभूत फर्क है कि उनके कार्यकाल में भारत माता की जय कहने पर लोगों की हत्या कर दी जाती थी और आज यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं गर्व से कहता है भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय। तो निश्चित रूप से इनके कार्यकाल में अगर बात करें तो रायपुर राजधानी की अगर बात करें तो एएसपी कार्यालय के नीचे नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता था। सोचिए, रायपुर की राजधानी जो पूरे प्रदेश की राजधानी है, वहां पर पुलिस के कार्यालय के नीचे नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, तो सोचिए पूरे प्रदेश में क्या आलम रहा होगा। और देखिए, रायपुर राजधानी की एक और घटना की जिक्र करता हूं। गुड़ियारी में 15 साल की जो नाबालिग बालिका को एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति गंडासा पकड़कर इनके कार्यकाल में पूरे शहर को घुमा रहा था और 1 से 1.5 घंटे के बाद पुलिस जागती थी। तो निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। हाँ, कुछ कमियां होंगी तो उसको कमियों को स्वीकार करके उस पर सुधार कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि इनके कार्यकाल में कौन सुरक्षित था और कौन नहीं था। आज वर्तमान में प्रदेश की हालत बहुत अच्छी है, इसलिए गर्व से मैं कहूंगा भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय। चलिए रवि जी से जवाब लेते हैं। रवि जी, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल किया गया क्योंकि आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी, हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बैठक थी, क्योंकि सभी पुलिस कप्तान, एसपी इस बैठक में थे, डीजीपी थे, आईजी थे, बड़े अधिकारी थे। प्रवीण जी से सवाल यही था लॉ एंड ऑर्डर पर, वो कह रहे हैं सब बेहतर और दुरुस्त है, पर उन्होंने कुछ उदाहरण आपकी सरकार के समय के हमारे दर्शकों को बता दिए। पांडे जी, प्रवीण जी ने शुरुआत की भारत माता की जय से। अभी हम अक्टूबर में बैठे हैं, मैं 2 महीना पीछे चलता हूँ। 15 अगस्त को कांकेर में एक छात्र ने हमारे देश का झंडा फहराया था, आपको ध्यान होगा, और उसके बाद उसको नक्सलियों ने मार दिया क्योंकि उसने तिरंगा फहराया था। प्रवीण जी, उसने भी भारत माता की जय ही कहा था। उसने नक्सलियों को छोड़ करके वो आकर के अपने स्कूल में उसने भारत माता की जय कह करके तिरंगा फहराया। और आपकी सरकार, पांडे जी, मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है, उस बच्चे का इन लोगों ने संज्ञान तक नहीं लिया, न मुआवजा डिक्लेयर किया, न उसके परिवार के बारे में सोचा, न उसको शहीद का दर्जा दिया, कुछ नहीं। ये कह रहे हैं भारत माता की जय और ये कह रहे हैं कि प्रदेश की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि शांति प्रिय प्रदेश में कलेक्ट्रेट भवन जला दिया गया और आप लोग कुछ कर नहीं पाए। आप लोगों ने सिर्फ ये कह दिया कलेक्टर को हटा दिया, आप लोगों ने उसके बाद एसपी को हटा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। विवेक जी, 25 साल के हमारे छत्तीसगढ़ में आपको अगर ध्यान होगा, आप बताइए, क्या कभी कलेक्ट्रेट जलाया गया? क्या कभी इस तरह से उपद्रव हुआ? क्या कभी भारत माता का झंडा फहराने के लिए किसी को फांसी पे लटका दिया गया? और हमारे प्रवीण जी कहते हैं कि भारत माता की जय और प्रदेश में कांग्रेस समय से बेहतर कानून व्यवस्था है। ये बताया जाए कब ऐसा हुआ है? और पिछले 15 वर्षों में, मतलब इनकी जब कार्यकाल की सरकार थी तब भी ऐसी स्थिति नहीं थी जो अभी की सरकार की स्थिति है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। ये सरकार, चलिए प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे? ठीक है, आप ही की बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए।
देखिए आदरणीय विवेक जी, इन्होंने नक्सली विषय पर प्रश्न उठाया। इनको बताना चाहता हूं कि देश से पूरे लक्ष्य रखा गया है कि पूरे देश 31 मार्च सन 2026 तक हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। लेकिन इन्हीं के अगर बात है तो इन्हीं के पार्टी के सीएम रेवंत रेड्डी जी कहते हैं कि भाई नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो सकता। लगभग जब यहाँ छत्तीसगढ़ की बात वही कह रहा हूँ, जब यहाँ वही कह रहा हूँ कि जब यहाँ के नक्सली जब सीमावर्ती क्षेत्र तेलंगाना भगते हैं तब आप चलिए ये इस तरह से सियासी बातचीत चलती रहेगी, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कार्यक्रम को आगे तक ले जाने का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का, शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम बात कर रहे थे 2 दिनों तक चली अफसरशाही की क्लास को लेकर, जिस पर जाहिर सी बात है सियासी बयानबाजियां होना लाजमी है। कांग्रेस के बयान है तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब ये तो प्रशासनिक कसावट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कवायद थी। चर्चाएं इसी तरह से चलती रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।